अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान ने अपने वकील और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर को बताया कि उन्हें अक्टूबर से दाएं आंख की बिनाई कम होने की शिकायत थी और इस हवाले से उन्होंने जेल हुक्काम को बताया था, मगर बर वक्त इलाज ना होने की वजह से उनकी दाएं आंख की 85% बिनाई मुतासिर हो गई है। और इस बात को लेकर तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और ये शिकायत कर रही है कि हुकूमत एहतजाज भी नहीं करने दे रही है। पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए, अराकीन पार्लियामेंट में महसूर हो गए और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के अराकीन असेंबली को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से आगे आने नहीं दिया गया। कल सलमान सफदर की रिपोर्ट सामने आने के बाद PTI ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। रात गए इजलास में आज पार्लियामेंट के बाहर धर किया और तमाम अराकीन असेंबली को पहुंचने की हिदायत की। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कल रात एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना शुरू होगा। हमारे मुतालबात हम धरने में रखेंगे और मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम करने में खुदा न खास्ता कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। और आज जब सेनेट इजलास के बाद अपोजिशन ने एहतजाज के लिए बाहर आने की कोशिश की तो पार्लियामेंट हाउस का मरकजी गेट बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर और अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि पार्लियामेंट हाउस के सामने कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंचा दी गई। पुलिस ने किसी भी शहरी और रुकने असेंबलीमेंट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज में शिरकत से रोक दिया गया। पुलिस की जानिब से रोके जाने पर सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना दे दिया, जिसमें उनके साथ पार्टी कारकुन भी शरीक थे। खबर के मुताबिक पार्लियामेंट के तमाम दरवाजे ताहाल नहीं खोले गए और पुलिस ने अपोजिशन अराकीन असेंबली को पार्लियामेंट लॉजेस से भी निकलने से रोक दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी ने महमूद खान अचकज़ई से मुतालबात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुतालबा सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को उनकी मर्जी के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनके अपने डॉक्टर से मुआयना कराया जाए। साथ ही खबर सामने आई कि हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता भी हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ता हुआ है। अपोजिशन की क़यादत ने 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा है और कहा है कि मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद अपोजिशन को जवाब देने का कहा। अपोजिशन का एहतजाज जारी है। अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के बाहर इस्लामाबाद पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने आ गए, जिसके दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तला शफी जान पर पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया और उनका गिरेबान भी फटा है। इस हवाले से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने शफी जान के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप इस्लामाबाद की पुलिस हैं और इस्लामाबाद सबका है और आप यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर का गिरेबान फाड़ रहे हैं। आपका इस्लामाबाद की पुलिस है, ये इस्लामाबाद सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, यहाँ पर तमाम आ सकते हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर का गिरबान पाड़ रहे हैं आप लोग। ये इंसानियत है। ऑप्शन बहुत हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है 16 तारीख से पहले वहाँ पर इमरान खान साहब के इलाज के लिए उन्होंने जो अहकाम दिए हैं उनका इंतजार कर रहे हैं और हम चाह रहे ये हैं कि इमरान खान साहब के जो जाती मुआलिज हैं वो वहाँ पर जाए, इमरान खान साहब का मुआयना करे और इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल लेके जाएं। खुशफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ता की खबर आई। वो ये खबर थी कि हुकूमती वफ्द में जो शामिल लोग थे उनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी थे। इस खबर की तस्दीक हम उनसे लेंगे। पहले शफी जान साहब आप बताइएगा, आपके हवाले से खबर आई, आप कैसे हैं, ठीक हैं, क्या हुआ था? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। आज आपने बिल्कुल विजुअल्स देखी होंगी कि जब हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर निकले और हम पार्लियामेंट जाना चाहते थे तो यहाँ पे पुलिस भी पहुंची हुई थी, बारी नफरी के साथ प्रिजन्स वैन भी मौजूद थे, हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस भी साथ थे, MNA साथ थे, सेनेटर साहबान हमारे साथ थे। हमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस के साथ जो बैरियर है उस पर रोका गया। वहाँ पे दकमपेल शुरू हुई और उस दकमपेल में पुलिस ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। उसके साथ साथ इन्होंने मुझे प्रिजन वैन में लेके जाए और प्रिजन वैन में जब इन्होंने मुझे उठा के फेंका तो वो हेड इंजरी का थोड़ा इशू है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आज ये सारा तमाशा पूरे पाकिस्तान ने भी देखा और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक पार्लियामेंटेरियन, किस तरह एक सूबे के पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ जो रवैया था वो वफाकी हुकूमत का, वफाकी पुलिस का अफसोसनाक था। डॉक्टर साहब क्या ज़रूरत थी इस सब चीज़ की? उन्होंने कल प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ना निकलने देना, पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से ना निकलने देना, इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की तो ये बता रहे कि इन्हें कैदी वैन में डालने की कोशिश की जिसकी वजह से ये ज़ख्मी हुए, कह रहे हेड इंजरी का इशू है। क्या ज़रूरत थी सबकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ जैसे शफी जान बता रहे हैं कोई गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया है तो ये गैर मुनासिब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
दूसरी बात जो आपने एहतजाज की बात की है, आज हमारा सेनेट का सेशन था, उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये जो पिछले 2 साल अभी तकरीबन पूरे हो रहे हैं हमारे जो पार्लिमानी साल हैं इस असम्बली के, कि जुमे की नमाज के बाद भी सेशन हुआ है तकरीबन 2 से ढाई घंटे का, और वो अपोजिशन की ख्वाहिश पे हुआ है। और मैं और राना सनाउल्लाह साहब थ्रू आउट मौजूद रहे हैं सेनेट सेशन में, तमाम तकारीर सुनी, हर एक के जवाब दिए, अपोजिशन की पूरी तसल्ली करवाई। जिस आप अपोजिशन से रब्ते की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरा रब्ता इस हद तक हुआ है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं उनसे मिला और उन्होंने एक लेटर जो लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसके हवाले से कहा कि उस पर पेशरफ्त होनी चाहिए और इमरान खान साहब को जो एक्सेस है डॉक्टर्स की वो मिलनी चाहिए। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में जो भी जल्द अज जल्द पॉसिबल हुआ इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। ये वो तरीका है, अगर हम राब्ते में भी हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है, खुश असलूबी से मामला तय हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि देखिए रेड जोन के अंदर आपकी डिप्लोमेटिक कोर भी है। कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी को तातुल में डालना, तमाम एम्बेसीज़ में पैनिक होता है। आपकी यूरोपियन एम्बेसीज़ हैं, अमेरिकन एम्बेसी है, चाइनीज़ एम्बेसी है, हमारे दीगर दोस्त ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके एम्बेसडर जो है वो फिर फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि जी खैरियत है। पूरे स्टाफ में एक पैनिक होती है। तो मेरा ख्याल है ये भी कोई गैर मुनासिब है कि एहतजाज तो आप लोग भी क्या करते थे ना, और अगर पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज की कॉल दें या धरने की बात करें, उन्हें पार्लियामेंट में बंद कर दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ना निकलने दिया जाए, करता हूँ ये डेमोक्रेसी में इस बात की कैसे नहीं इजाजत है? हमारे दौर में बिल्कुल एहतजाज हुए हैं और मैं 2008 से पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। हमेशा एक सिंबॉलिक चीज़ होती है, कोई वॉक हो जाती है, कोई यादाश्त पेश की जाती है, लेकिन रेड जोन में इस तरह के धरने और उससे ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो जाए, ना आपके कोई जो जनरल पब्लिक है वो आ सके, ना जैसे मैंने कहा डिप्लोमेटिक कोर के लोग आ सकें, तो ये मुनासिब नहीं है। बाकी जिस तरह मैंने आपको पूरे दिन की रोदात सुनाई है, वो मैंने तमाम राब्ते रहे, तमाम एश्योरेंसेस, हर चीज़। और देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, उनसे मैंने आज भी प्रोग्राम अपना पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी कहा था कि हमारी कोई ज़ाती मखासमत नहीं है, हमारी अपनी लीडरशिप बड़ी मुश्किल हालात से गुजरी है, बड़े बड़े इम्तहान हमने उनकी जेलों के दौरान जब वो कैद में रहे हैं देखे हैं। बेगम कलसूम नवाज़ जिन हालात में इस दुनिया से गुजरी हैं वो आप सबके सामने है। उनकी बीमारी को जो तमाशा बनाया गया, कतई तौर पे मकसद ये नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई तकलीफ़ हो। इमरान खान साहब समेत 8,500 कैदी जो अडियाला जेल में हैं, उनकी सेहत की ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है और हम कतई तौर पे इसमें किसी तरह की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रख देता हूँ। 3 ऐसे दौरे हैं या मुलाकातें हैं जो आपके होते हैं इमरान खान साहब से दिसंबर में। अब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब ये अक्टूबर से मामला चल रहा है उनकी आँख की तकलीफ़ का, मैं आपके सामने सिर्फ जल्दी से 3 तारीखें रखता हूँ। 2 दिसंबर की उनकी अपनी बहन से मुलाकात होती है, उज़मा खान साहिबा से। 9 दिसंबर को बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बनता है जिसमें आपके हमारे पिम्स के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के हैं, उसके अलावा जहाँ पे सर्जरी के हैं, बड़ी लंबी की फहरिस्त है। 7-8 डॉक्टर्स पे मुश्तकिल एक बोर्ड वो उनका मेडिकल मुआयना करता है। 9 दिसंबर को 20 को उनको सज़ा होती है और यही सलमान सफदर साहब तोशाखाना केस में उनसे मिलते हैं। दिसंबर में ये 3 मुलाकातों में इमरान खान साहब ने अपनी आँख की तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। शफीदा साहब इसका जवाब दीजिए कि हुकूमत बार-बार सेहत बिल्कुल ठीक है, हुकूमत बार-बार यही बात कर रही है। आगे मैं आखिरी बात कर दूं, डॉक्टर साहब मेरा मौका दीजिए, शफीदा साहब का मौक़िफ़ ले लो, फिर आगे के उस पर बात करूंगा। कल से जब से रिपोर्ट आई है शफीदा साहब, हुकूमत का बार-बार यही मौक़िफ़ है, क्योंकि जब ये खबर आई कि इमरान खान साहब का पिम्स अस्पताल में इलाज हुआ है, तब भी इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से कहा गया इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, या 8 फरवरी के एहतजाज को डीरेल करने के लिए हुकूमत ऐसी खबरें फैला रही है, इमरान खान को कुछ नहीं हुआ है। तो ये बार बार इसी बात का सहारा ले रहे हैं कि बहनें मिली थी, सलमान सफदर साहब मिले थे, अगर वो अक्टूबर से होते जैसा कि कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी सेनेट में कहा कि जनवरी में उनकी तबीयत खराब हुई और उनको फौरी तौर पर इलाज किया गया। देखिए शाहजेब साहब, पहली बात यह कि डॉक्टर फजल चौधरी साहब ने जो मंजरनामा पेश किया सेनेट का, वो बिल्कुल गलत पेश किया। मैं जरा उस पर पहले कमेंट करना चाहूंगा, फिर मैं आपके इस सवाल पे आऊंगा। देखिए आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे MNAs को पार्लियामेंट लॉजेस में बंद किया गया और जिस तरीके से जो MNAs अगर पार्लियामेंट में थे तो वहां पे बंद किया गया, सेनेटर्स को वहां पे रोका गया और वो अभी तक वहां पे मौजूद है। ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है, दुनिया की कौन सी पार्लियामेंट में ऐसा होता है? आज जब हम यहाँ से शाहजेब साहब निकले तो हमें बताया गया कि जो MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के,
जैसे मैं हो गया, मीना खान साहब हो गए, बाकी जो हमारे एमपीएस थे उनको नहीं जाने दिया जाएगा, अलबत्ता एमएनएज और सेनेटर जा सकते हैं। तो ये कौन सा कानून है? ये कोई दूसरा मुल्क है या कोई यहाँ पे हमें वीजा लेना पड़ेगा या हमें कोई खास इजाजत लेनी पड़ेगी एनओसी खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस को? तो ये सारी चीजें, सारा तमाशा सारा कौम देख रही है। जहां तक इमरान खान साहब की सेहत की बात आपने की, तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी एक बहन की अगस्त में जब मुलाकात हुई थी, तो वो मीडिया, आप रिकॉर्डिंग उठा ले, मीडिया में आपको भेज भी दूंगा। उस रिकॉर्डिंग के मुताबिक उनकी बहन कहती है कि इमरान खान साहब की एक आई जो है, रेड आई, वो सुर्ख थी। जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे ही बस थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी सेहत के बारे में किसी को ज्यादा नहीं बताते। अब इस बहस में पढ़ने के बजाय सलमान सफदर तो कोर्ट ऑफ फ्रेंड थे, वो जब अंदर गए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की और सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको पब्लिक किया और उसमें उन्होंने 25 अक्टूबर का कहा कि अक्टूबर से उनकी आंख में जो है वो मसला था। बारहा जेल सुपरडेंट को बताया गया, लेकिन जेल सुपरडेंट जो कि गफूर अंजम साहब थे, पहले तो उनको ECL में डाल के गिरफ्तार किया जाए। हमारा पहला मुतालबा ये है, फिर उससे पूछ गूछ बाद में किया जाए कि किसके कहने पर उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ ये खेल खेला। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है शाहजेब साहब कि अक्टूबर से उनको तकलीफ थी, वो जेल सुपरडेंट को बारहा बता रहे थे, कुछ ड्रॉप्स दे के उनको ड्रॉप्स दे देते थे कि आप ड्रॉप्स ले लें, लेकिन उस ड्रॉप से कोई फायदा नहीं हो रहा था। जब हालात ज्यादा बिगड़ी, जब उन्होंने कहा कि जी मेरी आई साइट कंप्लीटली चली गई, उसके बाद इनको होश आया। अब ये जो 4 दिन इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट भी हमें इस बात पे एतराज है कि आपने 96 घंटे किस बात की दिए, किस चीज का इंतजार हो रहा है, किस चीज के लिए? देखिए, जितना टाइम हम वेस्ट करेंगे उतनी ही उनके जो आंख का इशू है वो बढ़ता जाएगा। आपने मैं कल एक और सब, क्योंकि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए, रेड जोन में नहीं जाना चाहिए, तो इसका हल ये है कि आप इन्हें बाहर ही ना निकलने दें, या हल ये है कि वो एक मुतालबा कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि आप शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में प्राइवेट मौलिजीन की मौजूदगी में उनका चेकअप करा दें? आप कह रहे हैं शिफा ट्रस्ट, वो कह रहे हैं कि नहीं जी शिफा इंटरनेशनल में। तो बजाय इसके कि आप एक चीफ मिनिस्टर को ना निकलने दें, पार्लियामेंटेरियंस को ना निकलने दें, जो शफी जान साहब हैं उनके साथ पुलिस जो है इस किस्म का रवैया अपनाए, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि डिमांड पूरी करे और बात ख़त्म करे और आगे बढ़े? देखिए, शफी जान साहब ने जो कहा कि मैंने कोई सेनेट का गलत मंजरनामा पेश किया है, मैंने सेनेट के अंदर कार्रवाई के दौरान और जो अपोजिशन से राब्ते हुए हैं उनके बारे में तफसीली गुफ्तगू की है। जो एहतजाज है वो एक अलग चीज़ है, उसकी सेनेट की कार्रवाई से ताल्लुक नहीं है। छोटी सी वजाहत कर दी। देखिए, बात यह है कि मैं को इस वक्त नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी शफी जान, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करने के बाद बराह रास्त इस बात के बात का जवाब दे दीजिए ना डॉक्टर साहब। मैं बिल्कुल बताता हूँ, आपका सवाल जवाब दे देना, बिल्कुल ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर रहे हैं कि क्या बंद किया हुआ है? स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है कि जो भाई, जो आपके सेनेटर्स हैं, जो आपके MNAs हैं, वो अगर एहतजाज के दौरान धरना उन्होंने पार्लियामेंट के गेट पे दिया हुआ है, तो बुनियादी तौर पे वहाँ आपकी मौजूदगी की वजह से वो गेट बंद है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप बैठे भी हों, रास्ता भी खुला हो, और दिन में भी जब वहाँ पे आपके MNAs और सेनेटर्स बैठे थे पार्लियामेंट गेट के सामने, ये आपका इस्तेहकाक है, हम इसे तस्लीम करते हैं। तो जो सेनेटर्स और पार्लियामेंट बिल्डिंग में आ रहे थे, वो दूसरा गेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस से भाई, मुझे इसका नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वो बिल्कुल एक अलग लोकेशन पे है, मुझे उसका नहीं पता। मैंने पार्लियामेंट हाउस की बात की है क्योंकि दिन में मैं वहाँ पे मौजूद था। डॉक्टर साहब, हमने अपने नुमाइंदे से पूछा है, उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर को नहीं निकलने दिया जा रहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस से। हमने ये बात वेरीफाई की है और हमारे नुमाइंदे इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं निकलने दिया जा रहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस से। देखिए, मैंने जो इससे पहले आपसे बात की है, मैं अगेन वही दलील आपको दूंगा कि रेड जोन एक सेंसिटिव जगह है। इसके ऊपर इस तरह के प्रोटेस्ट जिससे धरने की शक्ल दें और उसके बाद यहाँ के तमाम मामूलात आप चौक कर दें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे डॉक्टर साहब, इनका मुतालबा इतना बड़ा थोड़ी है। अगर आप ये नहीं चाहते कि ये हो तो वो मुतालबा पूरा कर देना कि जाती मौलिजीन हो। नहीं, हम बिल्कुल ये चाहते हैं। देखिए, आज न सिर्फ मैंने बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये एश्योरेंस फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी है। बाकी इमरान खान साहब कोई आम कैदी नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान साहब को जनाब बगैर डॉक्टर्स के जो सीनियर तरीन एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अभी जब उन्हें यहाँ पिम्स लाया गया या पिम्स की टीम अडियाला जेल गई, तो डॉक्टर आरिफ साहब हमारे जो ऑप्थोमेलॉजी डिपार्टमेंट है पिम्स का, उसके हेड हैं, उनके साथ बाकी एसोसिएट प्रोफेसर्स और बाकी माहिरीन गए हैं। ये एक सेंसिटिव बात है। हमें इस बात का एहसास है कि अगर ये केस गलत डील होता है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है। इसे जज्बात से डील करना या फिल फॉर अभी शिफा की जो बात हो रही है, इसमें कोई
कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादातर तादाद जो शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं, क्योंकि शिफा अस्पताल के नाम से आपने ऑफर की, डॉक्टर साहब आपने ऑफर की, अलीमा खान साहबा ने रिजेक्ट कर दी। वो कह रहे शिफा इंटरनेशनल में और जाती मौलिजीन की मौजूदगी में कराएं, हम शिफा ट्रस्ट नहीं जाएंगे। वो ये कह रही है उस पर नहीं भरोसा। नहीं, देखें जहाँ इनकी तसल्ली होगी, ये बात तो अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब की भी कोर्ट में है, हम ये चाह रहे हैं वहाँ से भी डायरेक्शन आ जाएगी, हमारे लिए मज़ीद सहूलत पैदा हो जाएगी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम कतई तौर पे ना कोई इनफरादी इमरान खान की ज़ात से हमारा कोई मुखासमा है, ना हम उन्हें कोई तकलीफ़ देना चाहते हैं, और हमें पता है इस बात का कि अगर ये मामला ख़राब होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है हुकूमत पे आएगी। मैंने इसीलिए आपको डेट्स के साथ ये बात बताई है कि अक्टूबर में ये तकलीफ नहीं हुई, अगर हुई है ये साबित हुआ तो आज दिन को भी हमने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे जो जिसने भी ये मुजरमाना गफलत की है। जी शफी जान साहब वो कह रहे जो जहां पर आपकी तसल्ली होगी करा देंगे। दिसंबर में तकलीफ उन्हें हुई है, ये फैक्ट है। शाहजेब साहब ये किस तरह की बातें डॉक्टर साहब कर रहे हैं? ये कहते हैं कि जी हम इमरान खान साहब को तकलीफ नहीं देना चाहते। आपने उनको कंप्लीटली आइसोलेट किया हुआ है, वो अपने बहनों से नहीं मिल सकता, अपने बेटों से बात नहीं कर सकता, जाती डॉक्टर अंदर नहीं जा सकता, मुलाकात नहीं हो रही, कंप्लीटली आइसोलेशन में है, उनकी बिनाई मुतासिर हो गई है और डॉक्टर चेकअप नहीं कर रहा। पिम्स आप लेके आए, आपने फैमिली को नहीं बताया, आपने जाती डॉक्टर को नहीं बताया। जिस प्रोसीजर का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पे तो कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है नहीं पिम्स में। आपने डॉक्टर आरिफ को दिखाया, डॉक्टर आरिफ आई स्पेशलिस्ट है, रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। फिर जिस प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं कि 20 मिनट भी हुआ, उस प्रोसीजर पे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आपने टीका लगाया, आपने एनेस्थीसिया दिया, आप वापस लेके गए, आपने इस बात को छुपाया। इसके बाद जब ये बात ब्रेक हुई उसके 5 दिन बाद आपने तस्दीक की। अभी जाती डॉक्टर का इशू बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 96 घंटे। भाई क्यों 96 घंटे? क्या चाहते हैं आप मजीद? और आप इन चीजों को किस नहज लेके जाना चाहते हैं? आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे क्यों जाना चाहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शफी साहब आपकी एग्जैक्ट फिर डिमांड क्या? वो कह रहे हैं जिस तरह के ये हो जाए तो ये फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे और हमारी तसल्ली हो जाएगी। एग्जैक्ट क्या डिमांड है फिर इस वक्त? शाहजेब साहब हम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कोई ये रॉकेट साइंस है नहीं ना हम डिमांड कुछ ऐसा करें। अल-शफा के 2 डॉक्टर्स को अंदर जाने दे, हमने नाम भी दिए हुए हैं। कौन सी जिद है, कौन सी अना है? हम ये भी गारंटी करते हैं कि कोई सियासी बयान नहीं आएगा, कोई ट्वीट नहीं आएगा। हमें पता है आपको डर है। अब इससे ज्यादा और साहब ना कोई सियासी बयान ना कोई ट्वीट, 2 डॉक्टर अंदर जाएं और तसल्ली हो जाए। जो इन्होंने दो बातें बड़ी क्विक, जो शफी जान ने कहा कि जनाब उनको कोई टॉर्चर या उनको कोई तकलीफ, सलमान सफदर साहब की पूरी रिपोर्ट पढ़े ना, उसमें जो फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को दी हैं क्या वो तसल्ली बख्श नहीं है? उनके खाने पीने, रहन सहन और दीगर फैसिलिटीज़, तमाम सहूलतें आप उनकी सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट देखें। मुझे ये बताएं कि उसमें कौन सी ऐसी तकलीफ है? इनसे पूछे, आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको बता रहा हूँ। आपको ये आप मुझे बताएं कि उसमें इमरान खान साहब को जात को टॉर्चर करने के हवाले से डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी इमरान खान साहब ने ये दूसरी बात है अपने रहन सहन के हवाले से और खाने के हवाले से शिकायत नहीं की है, गर्मियों के हवाले से जरूर शिकायत की है मगर वैसे नॉर्मल नहीं की, मगर सेहत के हवाले से डॉक्टर साहब तो सेहत का मसला तो ये जो अभी शफी जान साहब ने बात की है, जो अभी शफी जान साहब ने बात की है, मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब इस पे आपकी ऑफर क्या है? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हल हो जाएगा, हम इसको हल करेंगे। लेकिन एक और नुकता जो है वो सुन लें कि नवंबर 2023 से आज तक 27 दफ़ा स्पेशलाइज्ड मेडिकल बोर्ड्स ने इमरान खान साहब का मुआयना किया है, जिसमें उनकी कभी कान में तकलीफ थी, स्पेशलाइज्ड मेडिकल बोर्ड, कंधे में तकलीफ हुई, स्पेशलाइज्ड मेडिकल बोर्ड, दांत की तकलीफ, पिंडली में तकलीफ, रूटीन थॉरो मेडिकल चेकअप। डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को दांत की तकलीफ है और डेंटिस्ट ने नहीं मुआयना किया उनका। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। मेरी टेक ले लें शाहजेब साहब, जो रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, तारीख से बता देता हूँ कि 2 सालों में इमरान खान साहब की दांतों की कोई इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। ये किस चेकअप की बात कर रहे हैं? जब चेकअप होता तो ये बिनाई का ये जब आप सहूलतों पर उस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दांतों का मामला एड्रेस नहीं किया गया, दांतों में तकलीफ का वो 12 बता चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको, मेरे पास असल में वो सारी टेबल मौजूद है, वो सारे मेडिकल बोर्ड्स मौजूद हैं कि ये तमाम जो मैंने आपको 4-5 उनकी तकालीफ बताई हैं उसमें किन किन डॉक्टर्स ने उनको विजिट किया है, मेडिकल बोर्ड्स की डेट के साथ रिपोर्ट नहीं पड़ी। इसलिए बाकी ये बात है कि जो ये मुतालबा कर रहे हैं, हमने इन्हें अश्योरेंस दी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी इसमें ज़ाहिर है इस वक्त कस्टोडियन है,
तो ये मामला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर जैसे पहले एक गुजारिश हमने की है, आपने बतौर हुकूमत पहले भी चांस मिस किया ना, आप कर लेते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, अब भी क्या चीफ जस्टिस हुक्म देंगे फिर होगा, आप खुद नहीं इनिशिएटिव लेंगे कि ये काम हो जाए? हमारी इसमें मुझे आप बताएं कि जब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जिस तरह इनका मुआयना हुआ, जिस तरह यहाँ पे अब मेरे भाई कह रहे हैं जनाब के वो आंख के स्पेशलिस्ट हैं, जो रेटिना के नहीं है भाई, रेटिना आंख के अंदर ही होता है ना, जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो रेटिना स्पेशलिस्ट ही होता है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी मालूमात रखिया करें तो डॉक्टर रेटिना स्पेशलिस्ट अलग होता है। इमरान खान साहब की बात ठीक है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा आप जानने की कोशिश नहीं करते। अस्पतालों में हर आई स्पेशलिस्ट आंख में इंजेक्शन नहीं लगा सकता। काम करता रहा हूं, आप पेशावर बैठ के पिम्स की खबरें दे रहे हैं, वो खुदा कर लें, इस पे सियासत ना करें। शफीक साहब आगे आपका लाए अमल क्या होगा? शौक है पॉलिटिक्स का, आप जितनी मर्जी करें, हम इस पे जिम्मेदारी लेते हैं उनकी सेहत की, उनकी इलाज की। आप इसमें सियासत करना चाहते हैं वो आप करें, हम इस पे सियासत नहीं कर रहे। दिस इज अ मेडिकल इशू और हम इसको मेडिकल इशू के तौर पे आपका अगला लाएअमल क्या होगा? जिम्मेदारी को समझते हुए ट्रीट कर रहे हैं। आपका अगला लाएअमल क्या होगा? करने देना शाहजेब साहब, हम किसी किस्म की कोई सियासत नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब की सेहत पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। अलबत्ता गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। देखिए बात इधर तक ना पहुंचती, आप आज ही डॉक्टर्स को भेज देते, ना धरना होता, ना पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे होते, ना खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये होता, ना मुझे प्रिजन वैन में फेंका जाता, ना मेरे कपड़े पाड़े जाते, ना पार्लियामेंटेरियंस पे लाठी चार्ज होता, ना गिरफ्तारियां होती। हुकूमत चाहती यही है, हुकूमत खुद चाहती है। हम तो दरखास्तें कर रहे हैं कि आप अल-शफा के डॉक्टर को अंदर जाने दे, वो चेकअप करें। अगर खान साहब की जो इस वक्त कंडीशन है वो अंदर हो सकती है, उनका इलाज हो सकता है तो अंदर कर ले, नहीं हो सकता तो डॉक्टर साहब देखें ना, डॉक्टर साहब अब आप हुकूमत में और कोई अनरीजनेबल मुतालबा नहीं कर रहे हैं, और हुकूमत को क्या ये विजुअल सूट करते हैं कि पहले उनके पिम्स अस्पताल में इलाज का मामला मिस हैंडल हो गया क्योंकि हुकूमत ना ओन कर रही थी, ना बता रही थी, ना डिनाई कर रही थी, ना कंफर्म कर रही थी, और अब ये 2 डॉक्टर भेजे हैं, बात खत्म हो जाएगी। ये इस मुतालबे में क्या मसला है डॉक्टर साहब? देखें, मैं आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा जो आपने कहा कि ये मामला मिस हैंडल हो गया है। एक तरफ जब उनका मुआयना नहीं हुआ था तो आप मान लेते ना पहले की अस्पताल गए, सुने ना मैं आपको अर्ज करता हूँ, उनकी रिपोर्ट भी मौजूद है। और सलमान सफदर साहब वो कोई आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है। अभी जब दोबारा ये मुआयना होगा, आपके आई स्पेशलिस्ट शिफा के हों, पेम्स के हों, मामला आपके सामने आ जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम उस पर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें या आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कोई गफलत हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, देखते हैं कि मामला क्या है। उम्मीद करते हैं कि मामला एड्रेस किया जाए। ज़ाहिर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी उनकी फैमिली की तसल्ली लाजमी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की 15 साल से जायद की सख्त गिर हुक्मरानी के खात्मे के बाद होने वाले पहले पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने गैर मामूली कामयाबी हासिल कर ली है और पार्लियामेंट की मजमूई 300 नशिस्तों में से 209 नशिस्तों पर फतह हासिल कर ली है, जबकि उनके इंतखाबी इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 212 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि जमात इस्लामी और उसका 11 जमाती इत्तेहाद तवक्कात के बरक्स सिर्फ 77 नशिस्तें ही जीत सका है, जिनमें जमात इस्लामी ने 68 और उसकी इत्तेहादी जेनजी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं, जिसके रहनुमाओं ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा किया था। पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ बांग्लादेशी अवाम ने मुल्क में सियासी इस्लाहात के रेफरेंडम को भी भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया है। पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी के बाद लंदन में तकरीबन 17 साल तक जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाले तारिक रहमान अब मुमकिना तौर पर बांग्लादेश के अगले वजीर आजम बनेंगे, और अगर ऐसा होता है तो वो तकरीबन 3 दहाइयों के बाद बांग्लादेश के पहले मुंतखब मर्द सरबराह मुमलिकत होंगे। इन इंतखाबात से पहले तवक्को की जा रही थी कि तारिक रहमान की जमात BNP और उनके इंतखाबी इत्तेहाद को हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी नशिस्तें मिल जाएंगी। ताहम इंतखाबी नताइज ने इन तवक्कात से भी बढ़कर BNP के हक़ में फैसला दिया और उन्हें 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो गई है। बांग्लादेश के इंतखाबात पर आलमी सतह पर भी नज़रें मरकूज़ थीं, ख़ासतौर पर चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे इलाकाई ममालिक की। BNP की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी हुकूमत ने तारिक रहमान को फतह पर मुबारकबाद दी, जबकि मोदी ने खुद फ़ोन करके उन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। अहम बात यह है कि इंतखाबात में बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर टर्नआउट तकरीबन 59.44% रहा, जो कि 2024 में शेख हसीना वाजिद के दौर में होने वाले गुज़िश्ता इंतखाबात के
42% से कहीं ज़्यादा है। जबकि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ वोटर्स ने मुल्क में इस्लाहात के हवाले से रेफरेंडम में भी हिस्सा लिया है और बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक 60.26% वोटर्स ने जुलाई चार्टर से मुतालिक रेफरेंडम पर अपनी राय दी है। और बांग्लादेशी अखबार दी डेली स्टार के मुताबिक अब तक किए गए वोटों में से 72.9% वोटर्स ने चार्टर को अपनाने के हक में वोट दे दिया है, जबकि 27.1% ने इसकी मुखालफत की है। वाज़ेह रहे कि ये चार्टर 2024 में शेख हसीना वाजिद की बरतरफी के बाद नाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में कायम निगरां हुकूमत ने तैयार किया था, जिसमें आईनी तरामीम, कानूनी तब्दीलियों और नए कवानीन के निफाज के लिए एक रोड मैप पेश किया गया है। जुलाई चार्टर से मुतालिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने लिखा है कि इस चार्टर में बांग्लादेश के गवर्नेंस सिस्टम में बड़ी इस्लाहात के लिए 80 से ज़ायद तजावीज़ शामिल हैं, जिनमें ख़वातीन की सियासी नुमाइंदगी में इजाफा, वज़ीर आज़म की मुद्दत इक़्तिदार को महदूद करना, सदर के इख्तियारात में इजाफा, बुनियादी हुकूक की तौसी और अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। चार्टर में सिफारिश की गई है कि बांग्लादेश की मौजूदा वाहिद पार्लिमानी बॉडी यानी 350 रुकनी पार्लियामेंट के साथ साथ 100 अरकान पर मुश्तमिल एक ऐवान बाला भी कायम किया जाए। इंतखाबात में कामयाबी के बाद BNP और उसके चेयरमैन तारिक रहमान को आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। और इसी तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि मैं बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में BNP की शानदार कामयाबी पर तारिक रहमान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बांग्लादेश के अवाम को भी इंतखाबात के कामयाबी इनेकाद पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं नई बांग्लादेशी क़यादत के साथ करीबी ताउन का मुंतज़िर हूँ ताकि हमारे तारीख़ी भाईचारे पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और जनूबी एशिया और दीगर खित्तों में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने BNP के रहनुमा तारिक रहमान को फ़ोन करके भी मुबारकबाद दी है। इस हवाले से एक एक्सपोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि मैंने आज शाम एक गर्मजोश और खुशगवार टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को आम इंतखाबात में उनकी जमात की तारीखी और शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान बेगम खालिदा ज़िया की मीरास को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है और अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर तारिक रहमान से गुफ्तगू से मुताल्लिक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे तारिक रहमान से बात करके खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मैंने बांग्लादेश के अवाम की उमंगों को पूरा करने की उनकी कोशिशों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं और हिमायत का इजहार किया। मोदी ने मज़ीद लिखा कि ऐसे दो करीबी हमसाया मुमालिक होने के नाते जिनके दरमियान गहरे तारीख़ी और सकाफती रवाबित मौजूद हैं, मैंने दोनों मुमालिक के अवाम के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के मुसलसल अज़म का इयादा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर ही पोस्ट करते हुए तारिक रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी और लिखा था कि मैं बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में BNP की फैसला कुन कामयाबी पर तारिक रहमान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कामयाबी आपकी क़यादत पर बांग्लादेश के अवाम के एतमाद की अक्कासी करती है। भारत एक जमहूरी तरक्की पसंद और जामे बांग्लादेश की हिमायत में अपना ताउन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे मल्टीलैटरल ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तरक्याती अहदाफ को आगे बढ़ाने का ख्वाहां हूँ। अहम बात यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी BNP की कामयाबी पर फ़ोन करके तारिक रहमान को मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर भारत के साथ ताल्लुकात हालिया दिनों में बांग्लादेश की सियासत में एक अहम मसला रहा है, जो माजी में शेख हसीना वाजिद की आमराना तर्ज हुक्मरानी की भरपूर हिमायत करता आया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब भी शेख हसीना वाजिद को भारत में सियासी पनाह हासिल है और वो 2024 में इक़्तिदार से बरतरफी के बाद से भारत में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और भारत में बैठकर शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात को बोगस करार दे दिया है और अबूरी हुकूमत और इंतखाबी अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। जबकि शेख हसीना वाजिद की भारत जिला वतनी के बाद से बांग्लादेश का यह मुतालबा रहा है कि उन्हें वापस बांग्लादेश के हवाले किया जाए। जबकि कल होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले BNP के सीनियर रहनुमा सलाहुद्दीन अहमद ने भी शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। ताहम तारिक रहमान ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इस बात पर मुसलसल जोर दिया है कि वो अपने हमसाया मुल्क समेत दुनिया भर के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात के हामी हैं, जबकि भारत के लिए खित्ते में अपने मफादात के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। और इसी सिलसिले में ये बात सामने आई थी कि शेख हसीना वाजिद की हिमायत और मेज़बानी के बावजूद भारत
बांग्लादेश के इंतखाबात को इंतहाई करीब से देख रहा है और उसने बांग्लादेश की दोनों सियासी जमातों BNP और जमात इस्लामी से राब्ते की कोशिशें भी की हैं। बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद अब क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ढाका से जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद। एजाज, बहुत शुक्रिया, आपने पूरे इंतखाबात कवर किए हैं। तवक्कात से ज़्यादा बेहतर नतीजा आया है BNP के लिए। 300 में से 209 नशिस्तें, 2/3 मेजॉरिटी। पार्टीज और उनके वोटर सपोर्टर दोनों क्या खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं नताइज को? क्या माहौल देख रहे हैं आप? बिल्कुल शाहजेब, बहुत अनप्रेसिडेंटेड फतह मिली है BNP को। BNP भी शायद तोक्को नहीं कर रही थी कि इतनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि इंतखाबात का जब माहौल शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था एक लम्हे पर पे जमात इस्लामी और NCP, जो जमात इस्लामी की हमायत कर रही है नौजवानों की तंजीम, वो शायद कोई मैदान मार लेंगे। लेकिन जू इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ी, उस वक्त पता लगा कि BNP एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है और इसमें शाहजेब ख्वातीन को क्रेडिट ना देना बड़ी ज्यादती होगी। जमात इस्लामी ने ख्वातीन के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी, जबकि BNP ने ख्वातीन पर तवज्जो दी। और अगर आप जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, 12 करोड़ 70 लाख वोटर जो हैं, उनमें 6 करोड़ 48 लाख मेल वोटर्स हैं और 6 करोड़ 28 लाख के लगभग ख्वातीन वोटर्स हैं। तो ख्वातीन वोटर्स ने अपेरेंटली बड़ा डिसाइसिव किरदार अदा किया BNP की जीत में। और अवामी लीग का खामोश वोटर भी जो यहाँ पर मौजूद था, उसने भी BNP को सपोर्ट किया। और जो कोई ऐसा तो नहीं है कि वायलेंस का कोई सीन नजर आ रहा हो या दूसरी जमातें जो हार गई हैं वो एक्सेप्ट ना कर रही हों, उनके वोटर सपोर्टर सड़कों पर आ रहे हों, ऐसा कोई माहौल नहीं है? जी, अभी तक किसी जमात ने एहतजाज तो नहीं किया। अलबत्ता जमात इस्लामी ये जरूर कह रही है कि बाज़ सीटों के ऊपर उनके कुछ सवालात हैं, तो सवालात जरूर उठाए जा रहे हैं। और एक और पहलू भी है कि इस इलेक्शन में 59.44 टर्नआउट बताया गया, जबकि अगर 2008-9 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें शेख हसीना दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, यानी कि पहली दफा तो 96 से 2001 तक का टेन्योर था, लेकिन दूसरी दफा 2008-9 के इंतखाबात में 80% टर्नआउट था। तो इस दफा 80% टर्नआउट नहीं रहा, 60% टर्नआउट हुआ है। हालांकि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ओवरसीज को भी वोट का हक दिया गया और 45 लाख नए नौजवान वोटर्स भी आए। तो 20 लाख या 20% जो वोटर टर्नआउट है वो टेक्निकली कम हुआ है। ताहम अभी तक किसी ने इंतखाबी जो नताइज हैं उनको मुस्तरद नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है। जमात इस्लामी ने अलबत्ता दबे लफ्जों में जरूर कहा है कि कुछ नशिस्तों के ऊपर उनको एतराज है या कुछ सवालात है, ताहम उन्होंने BNP की जीत को मुस्तरद नहीं किया। वैसे भारत ज़ाहिर है शेख हसीना वाजिद के करीब रहा है, उन्होंने पनाह भी वहाँ ली हुई है, वहाँ पर बैठकर वो बयानात भी दे रही हैं कि बोगस इंतखाबात थे। मगर नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है BNP के सरबराह को। इस वक्त सेंटिमेंट है क्या शेख हसीना वाजिद की हवालगी को लेकर भी और भारत को लेकर भी? देखिए शाहजेब, बांग्लादेश इस वक्त 3 अतराफ से भारत के साथ मिला हुआ है, यानी कि अगर जियोग्राफी की बात करें, लेकिन यहाँ पर लोग बांग्लादेश के जो अवाम है और बिलखसूस नौजवान है, उनके भारत मुखालिफ जज्बात बड़े वाज़े हैं और बड़े क्लियरली हैं। एक वजह तो यह है कि शेख हसीना की बड़ी हमायत थी, शेख हसीना को नरेंद्र मोदी की भारत की बड़ी हमायत थी, एक तो बड़ी वजह यह है। और लोगों की एक नफरत पैदा हुई शेख हसीना से और अवामी लीग से। और दूसरी उसकी वजह माशी भी है कि यहाँ पर शेख हसीना के दौर में बिजली के मंसूबों को अडानी पावर यानी कि जो अडानी ग्रुप है भारत का, उसके साथ अडानी की कंपनी के साथ मुआहदे किए गए थे। यहाँ के लोग समझते हैं कि ये मुआहदे यकतरफा थे और बिजली की जो कीमतें जो बढ़ी तो लोगों को ये लगा कि अडानी और भारत को फायदा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भारत के हक में तो अभी जज्बात नजर नहीं आ रहे। ताहम एक पहलू ये भी है कि 5 अगस्त को जब शेख हसीना यहाँ से निकली तो उन्हें भारत ने पनाह दी, वो एक और उसे की वजह बना। लेकिन एट द सेम टाइम जो भारत मुखालिफ जज्बात हैं उनको BNP कंट्रोल भी कर रही है। वो चाहती है कि तमाम जो पड़ोसी हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाएं, और शायद यही वजह है कि भारत के बारे में उन्होंने कोई बहुत भरपूर कैंपेन नहीं चलाई और इसी वजह से उनको BNP को एक फायदा भी हुआ
कि अवामी लीग का जो खामोश वोटर यहाँ पर बचा कुचा रह भी गया था, उसने भी बीएनपी को वोट दिया। और सबसे आखिरी बात यह कि भारत ने भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया है और एक बड़ा हम्बल स्टार्ट लिया है कि मोदी जी खुद फोन कर रहे हैं, फिर ट्वीट कर रहे हैं और फिर दूसरी ट्वीट कर रहे हैं कि मेरी बात भी हो गई। तो भारत भी रिव्यू कर रहा है अपनी पॉलिसी को, लेकिन जज्बात यहाँ पर भारत मुखालिफ बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया से तफसीलात में ब्रेक शामिल करते हैं। पाक इंडिया टाकरा होगा इतवार के दिन। श्रीलंका में क्या माहौल है, पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। T20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच इतवार को श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान और भारत की टीमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैच में आमने सामने होंगी। लेकिन इससे पहले आज टूर्नामेंट का बड़ा अपसेट सामने आया है, जहां T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया है। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई और उसके 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। दूसरी जानिब ग्रीन शर्ट्स इतवार को भारत के साथ बड़े मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान इससे पहले नेदरलैंड्स और अमेरिका की टीमों को हरा चुका है, जबकि भारत भी अमेरिका और नमीबिया के खिलाफ अपने दोनों मैच जीत चुका है। गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मेजबान भारत ने नमीबिया को बासानी 93 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। भारत की ये T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल 10वीं कामयाबी है। भारत ने मुसलसल 8 मैचेस 2024 के वर्ल्ड कप में जीते थे, जबकि 2 मैचेस रवां वर्ल्ड कप में जीत चुका है। ताहम नमीबिया के खिलाफ मैच में भारत के 5 खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए, जबकि अमेरिका के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए, जिसके बाद भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के स्पिन अटैक को एक मजबूत हथियार करार देते हुए कहना है कि अबरार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और उस्मान तारिक भारतीय टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं। इसके अलावा भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा मेदे की इन्फेक्शन के बायस मुकम्मल तौर पर अभी तक सेहतियाब नहीं हो सके हैं और उनकी इतवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत अब भी मशकूक करार दी जा रही है, जिसे भारत के लिए एक बड़ा धचका समझा जा रहा है। ताहम पाक भारत टाकरे में हमेशा की तरह तमाशाइयों की बेइंतहा दिलचस्पी। बीबीसी के मुताबिक इस दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्राउंड की तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं और एयरलाइंस ने टिकट्स की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इस मैच के टिकट्स की खरीदारी में तमाशाई गहरी दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम प्रेमदासा स्टेडियम में सिर्फ 28,000 अफराद की गुंजाइश है। आईसीसी की वेबसाइट पर जारी होने वाले इस मैच के तमाम टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एक रुकन ने तस्दीक की है कि उन्हें अब तक टिकट्स के हवाले से 88,000 इंक्वायरीज मौसूल हो चुकी हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एक अफसर ने तस्दीक की है कि तकरीबन 5,000 नए टिकट्स फरोख्त के लिए जारी किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमती काबीना में शामिल एक वजीर का कहना है कि उनकी हुकूमत ने इस मैच के सबब स्टेडियम के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मैच की वजह से भारत और श्रीलंका के दरमियान एयर टिकट्स की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। 13 से 16 फरवरी के दरमियान नई दिल्ली से कोलंबो आने वाली परवाज़ों के एक टिकट की कीमत 76,000 से 1 लाख भारतीय रुपए के दरमियान है। कोलंबो में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान ने पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन से बात की है, जो पाक भारत मैच के लिए काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। बचपन से इंडिया पाकिस्तान का मैचेस जो देखे हैं, सचिन तेंदुलकर को शोएब अख्तर का वो ईडन गार्डन्स में जो इंसिडेंट हुआ था और पूरा ईडन गार्डन्स खाली करके मैच हुआ था, सारे मैचेस मैंने देखा है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं है, बहुत इमोशंस जुड़ा रहता है कि मतलब बहुत कुछ हुआ है हिस्ट्री में। तो हर बार लगता है एज अ फैन के कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के मैच में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। इंडिया के तरफ से मैं बोलूंगा हार्दिक पांड्या बहुत क्रिटिकल प्लेयर होंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस बार बॉलिंग लाइनअप स्पिन हेवी है और मुझे देख के काफी अच्छा लग रहा है कि बहुत सूझबूझ से वो लोगों ने पूरा टीम ऑर्गेनाइज की है। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब और बाबर आजम तीनों मिलके पाकिस्तान को जितवाएंगे। बॉलिंग में उस्मान तारिक है हमारे पास, मोहम्मद नवाज है और शाहीन शाह अफरीदी वन एंड ओनली। मौसम थोड़ा सा है क्लाउडी है, लेकिन फिर भी मैच होगा और हम जीतेंगे। हमें तो हमेशा से उम्मीद रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ही जीते। मुझे लगता है कि इस दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है, तो उसे हर किस्म की उम्मीद लगाई जा सकती है। पाकिस्तान जीतेगा और साहिबजादा फरहान, बाबर आजम परफॉर्म करेंगे, हम इंडिया को शिकस्त देंगे। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि कोलंबो में पाक भारत टाकरा बारिश की वजह से मुतासिर होने का खदशा है। पाक भारत मैच के दिन बारिश
और गरज चमक के साथ तूफान का 50% इम्कान है, जबकि शाम 6 बजे के करीब कोलंबो शहर में 2.1 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। अगर मैच बारिश की नज़र हो जाता है तो पाकिस्तान और भारत दोनों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। कोलंबो से मजीद क्या अपडेट्स हैं, इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कोलंबो के स्टेडियम में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, बहुत शुक्रिया, ज़रा तफसीलात बताइएगा, क्या माहौल है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आप इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, तफसीलात बताइएगा। शाहजेब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहाँ पर आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम, जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है श्रीलंका का, वहाँ पर 3 घंटे का शाम के औकात में ट्रेनिंग सेशन किया है। 6 से रात 9 बजे तक मुकामी वक्त के मुताबिक 2 रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकम्मल तौर पर आराम किया था। यूएसए के ख़िलाफ़ मैच के बाद एक्टिविटीज़ जारी रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। होटल में जिम एक्सरसाइजेज और उसके साथ साथ पूल सेशंस भी हुए, 1-on-1 सेशंस किए गए टीम मैनेजमेंट की जानब से। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ पर ग्राउंड में आई, ग्राउंड की फील ली, क्योंकि यहाँ पर ICC T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान ग्राउंड की फील ली और एक थोड़े से मुनफरिद अंदाज से पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन किया। वैसे तो तमाम बैटर्स पहले करते हैं, आके थ्रो डाउन उनके साथ किया जा रहा होता है, या फिर उसके बाद बॉलर्स जो हैं वो मशकें कराते हैं बैटिंग की। लेकिन आज यही तरह से एक पैटर्न सेट किया गया था कि तमाम तर जो बैटर्स हैं उनको तमाम पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल जो बॉलर्स हैं वो उनको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। जो मुतसिल पिचेस हैं राइट और लेफ़्ट, यहाँ पर सेंटर पिच यहाँ पर मैच खेला जाना है, उसके साथ वहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइज की, नेट सेशंस किए। जहाँ तक क्राउड की बात है, क्राउड बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहा है और एक जो बताया जा रहा है वो यही है कि सोल्ड आउट पहले ही हो चुका है और तकरीबन 26 से 28 हज़ार तमाशाइयों के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी अगर डालें तो तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, तो वो बहुत पहले यहाँ पर टिकट्स जो थे वो फ़रोख्त हो चुके थे। अभी भी जो मांग है टिकटों की, लोग तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको टिकट्स मिल जाएं। होटल्स के जो किराए हैं वो पहले की निस्बत बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ें भी हमने देखा है यहाँ पर कि उनकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। एयर फेयर टिकट जो है वो भी उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। तो इस तरह का एक माहौल बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान जो मैच यहाँ पर खेला जाना है। सबसे बड़ा कंसर्न जो शो किया जा रहा है वो इतवार को वेदर है यहाँ का, कोलंबो का, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हब्स होता है दिन के औकात में। लेकिन शाम को जब यहाँ पर मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे मैच शुरू होना है, उस वक्त खासा बेहतर मौसम हो जाता है, लेकिन बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जो पिछले 1-2 दिन से मौसमी वेबसाइट्स हैं या पेशीन गोई करने वाले वेबसाइट्स हैं वेदर की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन अब उसमें बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। लेकिन अभी भी बारिश है। आज भी प्रेडिक्शन थी बारिश की, सारा दिन में किसी वक्त हल्की किसी वक्त तेज़ बारिश हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बादल छाए रहे हैं, तेज़ हवा है। अब शौकीन क्रिकेट को भी ये वो भी पर उम्मीद है कि इतवार को पूरा मैच होगा और मौसम जो है वो खलल नहीं डालेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता जुमे को ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद अचानक कशीदगी में इजाफा हो गया है। हालांकि दोनों फरीक मुज़ाकरात की पहली नशिस्त को मज़बूत करार दे रहे थे, जिसके बाद ईरान पर अमेरिका के किसी फौरी हमले का खतरा टलता दिखाई दे रहा था और मुज़ाकरात के एक और दौर की भी तवक्को जाहिर की जा रही थी। लेकिन मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय होने से पहले ही हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को एक दफ़ा फिर धमकी देते हुए डील करने के लिए अगले महीने की डेडलाइन दे दी है और साथ ही वो एक और अमेरिकी बहरी बेड़े को मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में ईरान के करीब 2 हफ्ते से तैनात अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद करना है। और ख़ास बात यह है कि USS जेरल्ड आर फोर्ड नामी ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, जिसे अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी इस्तेमाल किया था और उसी कार्रवाई में वेनेजुएला के सदर मदुरो को अगवा करके रातों रात अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक अमेरिकी फैसला साजी से वाकिफ एक शख्स ने बताया है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े को तैनात करने जा रहा है ताकि वहाँ पहले से मौजूद बहरी बेड़े की मदद की जा सके। USS जेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की मशरिक़ वस्ता में मुतवक्के तैनाती से कुछ दिन पहले सदर ट्रंप ने इशारा दिया था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के है। खबर के मुताबिक ये मुज़ाकरात अमली शक्ल इख्तियार न कर सके क्योंकि ईरान के आला तरीन सिक्योरिटी अहदेदारों में से एक ने इस हफ्ते ओमान और कतर का दौरा किया था और अमरीकी सालिसों के साथ
पैगामात का तबादला किया था। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के दूसरे बहरी बेड़े की तैनाती की खबर सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी थी, जबकि खुद ट्रंप ने इस हफ्ते के आगाज में एक्सियोस को बताया था कि वो मशरिक़ वस्ता में दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजने पर गौर कर रहे हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने इस हवाले से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। AP के मुताबिक USS जेरल्ड R फोर्ड वेनेजुएला स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा था। ट्रंप ने उसे गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बहरा रोम से कैरेबियन भेजा था और ट्रंप इंतजामिया ने वहां बड़ी फौजी तैनाती की थी। और फिर गुज़िश्ता माह एक सरप्राइज रेड के दौरान वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया गया। खबर के मुताबिक ट्रंप ने बुध को इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ तवील मुज़ाकरात किए थे और कहा था कि उन्होंने नेतन्याहू से इस बात का इसरार किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, जबकि नेतन्याहू ट्रंप इंतजामिया पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरान पर दबाव डाला जाए कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करे और हमास और हिजबुल्लाह की हिमायत खत्म करे। ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा था कि ये एक बहुत अच्छी मुलाकात थी। मैंने इस बात पर इसरार किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि कोई मुआहदा होता है या नहीं। मैंने इजरायली वज़ीर आज़म को बताया है कि अगर मुआहदा होता है तो यही हमारी तरजीह होगी, लेकिन अगर मुआहदा ना हो सका तो फिर हमें देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि मुआहदा ना करना उनके लिए बेहतर है और उनको मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उम्मीद है कि इस बार वो ज़्यादा माकूल और जिम्मेदार रद्द-ए-अमल देंगे। और अब ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि हमें हर सूरत में डील करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। रिपोर्टर ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या डील की कोई टाइमलाइन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में अगले महीने डील हो सकती है। उन्हें बहुत जल्द राजी हो जाना चाहिए। We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. I guess over the next month, something like that. Yeah, it should happen quickly. They should agree very quickly. ईरान की तरफ से मुज़ाकरात और बैलिस्टिक प्रोग्राम के हवाले से मुतालबात पर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। परसों ईरान में इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह मनाई गई थी, तो एक तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने कहा था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, ये नॉन निगोशिएबल है। हालिया एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने भी यही बात की थी। साथ ही अब्बास इराक़ची ने कल अपने एक बयान में लिखा कि इस्लामी इनकलाब के बाद की दहाइयों में और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 12 महीनों में बहुत कुछ हो चुका है। सिर्फ पिछले 1 साल के दौरान हमारे अवाम को 2 जौहरी हथियार रखने वाली रियासतों की जानिब से गैर मामूली हमले और फिर एक बड़े दहशतगर्दाना ऑपरेशन का सामना करना पड़ा, मगर इस्लामी जमहूरिया ईरान मजबूती से कायम रहा। अब्बास इराक़ची के बयान के मुताबिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल अमन और सुकून का साल होगा, जिसमें जंग पर डायलॉग गालिब आएगा। हमारी तरजीह सिफारतकारी है। ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में कि जब वो मुनसिफाना और मुतवाज़न हो, और इस मकसद के तहत ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा खुद आयतुल्लाह खामनाई ने इनकलाब की सालगिरह पर ईरानी कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि आपने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है, आपने ईरान का सर बुलंद कर दिया है। आप हमेशा की तरह इस्लामी जमहूरिया की पुश्त पर खड़े हुए और उसकी ताकत में इजाफा किया। वो दुश्मन जो अपने बयानात और अपनी मनसूबाबंदी में ईरानी कौम के सरेंडर की ख्वाहिश रखते हैं, वो अब मायूस हो गए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।